Hello everyone, good morning. So we are back. सबसे पहले तो अपॉलोजीज़ कि ये वाला लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है। आई एक्सेप्ट मेरा फॉल्ट था यहाँ। काफ़ी लोग आप में से मैसेज कर रहे थे मुझे पर्सनली, बट मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, सो अपॉलोजीज़। बट येस, दिस इज़ अ प्रॉमिस कि फेब तक आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स विद एवरी अंडरस्टैंडिंग करा दिया जाएगा। अब लेक्चर्स की स्पीड बहुत तेज़ी से आएगी। आपसे बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप डेली मेरे को आधे से 1 घंटा दे दें और आपका इकोनॉमिक्स फुल तरह से, अगर प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 18 करने का पूरी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेंगे, राइट। और मार्च से मई तक पूरा PYQs हर सब्जेक्ट के लगाएंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे सो दैट हमारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, पिछली लेक्चर में हमने RBI को पूरा डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ से सवाल आते हैं। बैंकिंग ही चल रहा है अभी हमारा, राइट। चलो, देखो, एक यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है, राइट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फ़र्क क्या होता है। अब आप मुझे कहोगे सर, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो भारत सरकार जिस पे नियंत्रण करती है, जिसे कंट्रोल करती है, और प्राइवेट वो होती है जिस पे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। बट ये सही डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, आपको पता होगा, कोल इंडिया या भेल या इनफैक्ट LIC। क्या ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं? आपको कुछ पता हो ना पता हो, LIC देख के तो आप ज़रूर कहोगे कि सर बिल्कुल ये सरकारी कंपनी है। बिल्कुल, और आप सही भी हो, ये सरकारी कंपनी है। बट क्या ये सरकारी कंपनीज हैं? कैसे पता चलेगा? देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई कंपनी का 50% से ज़्यादा 51% गवर्नमेंट ओन करती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर गवर्नमेंट 50 से कम, यानी मान लो 49% ही ओन करती है किसी कंपनी को, तो उसको हम एक प्राइवेट कंपनी कहते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। 50% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है तो गवर्नमेंट कंपनी, 50 से कम है तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट एटलीस्ट 50% गवर्नमेंट ओनरशिप, लेस देन 49% गवर्नमेंट ओनरशिप। समझ में आता है? ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड क्या होती है। बहुत सिंपल। देखो, किसी भी कंपनी, मान लो तुमने अपनी कंपनी बनाई तो पहले वो एक प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड देखा होगा तुमने, लिखा होता है, ठीक। अब अगर तुम्हें शेयर मार्केट में ले जाना है, इसके शेयर्स किसी को देने हैं, मान लो तुम्हें बोलना है यार कि मेरी कंपनी तुमने 0 से शुरू करी थी, आज वो 100 करोड़ की बन गई है, ठीक। पर आज तुम्हें एक नया पार्टनर चाहिए। अगर तुम्हें एक नया पार्टनर चाहिए तो उसे पार्टनरशिप का हिस्सा देने के लिए तुम्हें पहले प्राइवेट से इसे पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि अब इसमें और लोग हिस्सेदार हो सकते हैं, ठीक। और जैसे आप पब्लिक बनते हो, अब 2 ऑप्शन है। आप अगर उसे शेयर मार्केट में डालते हो कि कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है, तो उसे कहते हैं लिस्टेड। और अगर आप उसे शेयर मार्केट में नहीं डालते हो पब्लिक बनाने के बाद, और प्राइवेटली, मान लो आप गए शार्क टैंक में, आपको वहाँ पे मिला अमन गुप्ता, आपने उसको बोला मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद ले, और उसने प्राइवेटली खरीद लिया, शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ, तो उसे कहेंगे अनलिस्टेड कंपनी। जो शेयर मार्केट में है वो लिस्टेड, जो शेयर मार्केट में नहीं है वो अनलिस्टेड, ठीक। पर चलो, ये तो बस अब मेरे को बताना था इसलिए मैंने स्लाइड डाली। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। देखो, 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं मनी के, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। क्या होते हैं ये, क्योंकि आगे हम इन्हीं पे बात कर रहे होंगे। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड, आप गए बैंक के पास, आपने, डिपॉजिट का मतलब तो समझते हो ना कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया है, ठीक। आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, ठीक। आप गए बैंक के पास और बैंक से आपने कहा मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, अभी निकाल के दो। तो क्या आपको बैंक
तुरंत निकाल के देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि वो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं। वो डिमांड डिपॉजिट है। सेविंग्स अकाउंट को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि जब मैं आऊँगा डिमांड करूँगा आप मुझे मेरा पैसा देंगे। यही चीज़ आप एटीएम लेके जाते हो, एटीएम मशीन में कहते हो मेरे को 20,000 रुपये विड्रॉ करने, तो एटीएम तुरंत देगा, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है मेरा। ठीक। दूसरी चीज़ होती है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एफडी पता है ना, कि यार अब मैंने ना एफडी 5 साल के लिए बना दी। टाइम डिपॉजिट को एक और चीज़ कहते हैं टर्म डिपॉजिट। ठीक। एफडी की फुल फॉर्म क्या है? फिक्स टर्म डिपॉजिट, फिक्स टर्म, तो टर्म वहीं से आता है। अब आपने एफडी 5 साल की बनाई, ठीक, आपने 1 लाख रुपए की एफडी बनाई 5 साल के लिए। आप बैंक के पास गए अगले दिन की, ला यार जरा मेरे 1 लाख रुपए देना, तो क्या वो आपको दे देगा? वो कहेगा अरे भाई साहब क्या मजाक है ये, आपने तो 5 साल के लिए बनाई है ना, तो पहले कैसे आ रहे हो? ठीक, तो वो आपको नहीं देगा। वो अलग बात है कि अगर आप कहो कि नहीं मुझे पेनल्टी चलेगी, तो फिर वो आपको तोड़ के दे देगा। थोड़ा सा उसमें टाइम वाइम लगेगा, पर उसमें आपको पेनल्टी लगेगी, आपको जो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस हुआ वो नहीं लगेगा टाइप्स। बट जो इस तरह के डिपॉजिट होते हैं ना, जो किसी टाइम के लिए करे जाते हैं, उनको कहा जाता है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। और जो डिपॉजिट्स ऐसे करे जाते हैं जो अपने अकाउंट में ही पैसा रखा है, जब चाहूँगा निकाल लूँगा, उनको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। देख लो, फंड्स कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम विदाउट एडवांस नोटिस, नो फिक्स्ड मैच्योरिटी टर्म, ऐसा नहीं 6 साल बाद आना। दे आर चेक एबल डिपॉजिट्स, कि चेक से भी निकाले जा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? दे रिक्वायर एडवांस नोटिस फॉर विड्रॉल, पहले बताना पड़ता है। दे आर हेल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कि 6 साल की एफडी बनी है, और ऐसा नहीं है कि आपने चेक दिया और ये निकल आएंगे। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। और क्या होते हैं बैंक अकाउंट्स? देखो, बैंक में 4 तरह के अकाउंट्स खुलते हैं। पहला जो आप लोग के सारे के अकाउंट होगा वो ये अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अभी हमने देखा ऊपर, कि जब डिमांड करेंगे पैसा मिलेगा। इसका पर्पस क्या होता है? प्राइमरीली फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स। हम और आप जैसे लोग अपना जो भी सेविंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो इसमें रखते हैं, जब ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं। ठीक। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शन नंबर्स, मतलब समझ रहे हो, आप एटीएम पर अगर जाओगे तो कहेगा भाई एक दिन में 20,000 निकाल सकते हो। ठीक, एक लिमिट होती है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.75% इंटरेस्ट भी मिलता है, 3% इंटरेस्ट भी मिलता है कई सेविंग्स अकाउंट में। आईडीएफसी बैंक तो आजकल भाई साहब 6.75% जैसा दे रहा है सेविंग्स अकाउंट पे, देख लेना। पर इसके लिए बैलेंस 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। खैर, पॉइंट ये नहीं था। इसमें मिनिमम बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको पता हो कि आपका बैलेंस कई जगह होता है 10,000 होना ही चाहिए, कई जगह 1,000 होता है। हाँ, जनधन योजना एक चली थी, उसमें जो अकाउंट्स खुले थे वो 0 बैलेंस थे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन कहाँ होती है? सेविंग्स अकाउंट में। आपको याद रखना है कि ये मिनिमम बैलेंस यहाँ होगा। पर अब देखो, आप इंडिविजुअल हो, मान लो आपका नाम है अमन। ठीक, तो अब अमन जब तक अपना अकाउंट रखता था तब तक तो सेविंग्स अकाउंट। फिर अमन ने क्या करा? अमन ने बनाई है कंपनी। ठीक, अमन की कंपनी बन गई, कंपनी का नाम था एबीसी। ठीक, अब एबीसी का एक अलग अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और एबीसी के जो भी पेमेंट्स आएंगे वो इस अकाउंट में आएंगे, और जो भी पेमेंट्स जाएंगे, मान लो उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा, किसी से लकड़ी ख़रीदी, तो उसको पेमेंट इस अकाउंट से गया, और फिर वो लकड़ी कहीं बेची तो उसमें आया, और इसमें से बहुत आना जाना होता रहेगा। डेली 50 पेमेंट आ रहे हैं, 50 पेमेंट जा रहे हैं। ठीक, तो ये से कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। ठीक, इट इज़ प्राइमरीली फॉर बिजनेसेस एंड कंपनीज। अब इतने सारे पेमेंट्स हो रहे थे तो इसका फीचर क्या होगा? नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन। ठीक है, पर इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। और जैसे आपका बैंक अकाउंट है, हो सकता है उसमें कोई चार्ज ना लगता हो, पर इनको बिजनेस को पैसा देना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब क्या? इससे पैसा निकालना डालना सबसे आसान है, तो इसको कहते हैं हम करंट अकाउंट। आप जब जाते होगे एटीएम से पैसा निकालने तो वो पूछता होगा सेविंग्स अकाउंट से निकालना है या करंट अकाउंट से निकालना है। हम सब सेविंग से ही निकालते हैं, पर मान लो एक बिज़नेस अगर है तो वो कहेगा मुझे तो करंट अकाउंट से निकालना है। राइट। उसके बाद सिंपल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट पता है एफडी को कह रहे हैं। एफडी का एक, जब आप एफडी बनवाते हो तो अलग अकाउंट खुल जाता है, एफडी अकाउंट। आपको नहीं दिखता, वो बैक एंड पर होता है। पर क्या है एफडी? आपको पता ही है कि एक लमसम अमाउंट को
फिक्स पीरियड के लिए कर दिया जाता है। नॉर्मल अगर 2.75% मिल रहा था तो एफडी में 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है। टेन्योर 7 दिन से लेके 10 ईयर का होता है और प्री मैच्योर विड्रॉल हो सकता है बट विद अ पेनल्टी। ये आप सबको आइडिया है ही। जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे एक चीज़ होती है रिकरिंग डिपॉजिट। कुछ नहीं है इसमें, क्या है, मान लो हर महीने आपके 1000 रुपये एफडी में जाते जा रहे हैं। तो रिकरिंग का मतलब होता है जो चीज़ बार बार हो रही हो। स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स जैसे कि 1000 रुपये पीरियोडिकली फॉर अ फ्यूचर गोल। मान लो किसी ने कहा कि मैं एक ऐसा अकाउंट खुलाऊंगा कि मेरी बेटी की शादी जब 20 साल बाद होगी तो अभी से मैं उसमें हर महीने 1000 रुपये डालता रहूँगा या हर साल 1-2 हज़ार रुपये डालता रहूँगा। ठीक, तो इसमें फिक्स्ड मंथली या क्वार्टरली डिपॉजिट होते हैं और इसमें इंटरेस्ट कैसा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट जैसा ही, और इसका मैच्योरिटी वही 6 महीने से 10 ईयर, ये याद रखना है। फाइन, तो ये 4 तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ओवर कॉम्प्लिकेट कहीं करने की नीड नहीं है, सारे सवाल इसी से हो जाएंगे अगर आएगा तो। देखो इसके बाद कुछ और तरह के अकाउंट्स होते हैं जिनकी बात आती है हमारे इकोनॉमिक्स में, विच आर अकाउंट्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि एनआरआईज। एनआरआईज क्या होते हैं? सिटीजन्स कहाँ के होते हैं? ये इंडिया के ही सिटीज़न होते हैं, ठीक है, बस इंडिया में रहते नहीं हैं, नॉन रेसिडेंट। 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर अगर कोई रहता है साल में तो उसको हम क्या देते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। याद रखिएगा डेफिनेशन, ठीक है, ओके। तो इनके लिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला, वेरी सिंपल, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसे कहते हैं एनआरओ। ये एनआरओ ही लिख के दे देगा सवाल में तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब जैसे मेरा और आपका है वैसा ही अकाउंट होता है। इसकी करेंसी क्या होगी, इंडियन रुपी। फॉर्म ऑल टाइप के हो सकते हैं, करेंट, सेविंग, सब कुछ हो सकता है, ठीक। की फीचर क्या है, प्रिंसिपल यानी जितना पैसा है उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है, इट इज़ ऑल टैक्सेबल, जैसे हमारा और आपका टैक्सेबल है, विद रिस्ट्रिक्टेड रीपैट्रिएबिलिटी। रीपैट्रिएबिलिटी क्या होती है कि पैसा आप कहाँ भेज सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये लोग इंडिया के बाहर काम करते हैं तो इनको ना बाहर से पैसा आना जाना ज़्यादा होता है, सो इनको ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, पर इन अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर इनकम अर्नड इन इंडिया। अब कोई आदमी है उसका मान लो मुंबई में घर है पर वो रह वहाँ रहा है यूएस में, तो पर मुंबई वाले घर का जो रेंट आता है वो इस अकाउंट में आ जाएगा अपना इंडियन रुपी में, ठीक। इसके लिए मेन काम होता है। पर अभी हमने क्या देखा, रिस्ट्रिक्टेड रीपैट्रिएबिलिटी होती है इनमें, तो इसके लिए क्या कहेंगे, ये करेंगे दूसरा अकाउंट खोलते हैं ये, यानी कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट। इसमें भी करेंसी तो आपकी रुपी ही है, ये भी ऑल टाइप्स का होता है, करेंट अकाउंट भी होगा, सेविंग्स भी होगा, एफडी भी होगा, आरडी भी होगा। पर इसमें जो पैसा पड़ा होगा ना उस पर पहले तो टैक्स नहीं लेगी सरकार, और उसके बाद उसमें कहीं भी आप भेज सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। इट इज़ फ्री रीपैट्रिएबल, राइट। एक और तरह का अकाउंट होता है FCNR अकाउंट। ये कुछ स्पेशल तरह का अकाउंट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब इसमें करेंसी कौन सी होगी, पहले ही लिखा हुआ है, FCNR का नाम ही यही है कि फॉरेन करेंसी। कौन सी फॉरेन करेंसी, विच इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल, राइट। अब ये फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी क्या होती है आगे बताऊंगा मैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें केवल टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी या आरडी, बस। ये नहीं सेविंग्स अकाउंट है कभी भी डाल रहे हो निकाल रहे हो, ऐसे नहीं। टर्म डिपॉजिट, लंबे अवधि के लिए आपने छोड़ दिया, 10 साल की एफडी करके इनमें किसी भी करेंसी में कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर नॉन टैक्सेबल एंड फ्रीली रीपैट्रिएबल, राइट। ये 3 तरह के अकाउंट। चलो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखते जाओ, ये जो हमने बात करी, कन्वर्टेबल, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी क्या होती है। फ्रीली कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इससे आप कोई और करेंसी कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि डॉलर है या फिर यूरो है या फिर पाउंड है, इनकी इतनी ज़्यादा औकात है ना इस दुनिया में कि कोई इनका लेना देना मना नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो हम भी जाओ बैंक के पास, बोलोगे यार मेरे को ना 1 लाख रुपए के डॉलर चाहिए तो तुरंत लो, पाउंड चाहिए तुरंत लो, आरबीआई के पास जाओगे तुरंत। आप कभी भी अपनी मनी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर कोई आदमी है बाहर का जो कह रहा है यार मैं इंडिया में ना इतने डॉलर का इन्वेस्टमेंट करूँगा, करो, पाउंड का करूँगा, करो, पर अगर वो एकदम बोले कि मैं नॉर्थ कोरिया की करेंसी का करूँगा तो मना कर दिया जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रीली कन्वर्टेबल जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज होती हैं ना, उनमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, तो उनको कहा जाता है फ्रीली कन्वर्टेबल। कुछ होती हैं पार्शियली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसीज। ये कौन सी होती हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा रुपी। मतलब कि करंट अकाउंट में अगर करना है, मतलब अगर बिजनेस के लिए चल रहा है तो फुली कन्वर्टेबल माना जाएगा रुपी को। फुली कन्वर्टेबल मतलब करंट अकाउंट है, मतलब बिजनेस का पेमेंट वगैरह के लिए हमने देखा था करंट अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें आप रुपी से पैसे लो, पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट मतलब मान लो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है बाहर का आदमी, या फिर इंडिया का बंदा कह रहा है मैं बाहर के देश में इन्वेस्ट करूंगा और यहाँ से रुपया लेके जा रहा है, तो सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि ऐसे नहीं ले जा सकते आप। बाहर का कोई आ रहा है तो ऐसे नहीं कर सकते आप, पहले हमें देखना पड़ेगा कि अभी हमारे मनी सप्लाई में कितना रुपी है, क्या ये रुपी निकल जाने से इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो इसीलिए रुपी क्या है, पार्शियली कन्वर्टेबल, कि अगर करंट अकाउंट के लिए है, बिजनेस के लिए तो इट्स ओके, फुली कन्वर्टेबल, पर अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल वगैरह के लिए है तो इट इज़ पार्शियली कन्वर्टेबल। ठीक, आगे चलो। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, ये ही तो समझना है। देखो दोस्तों, 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। ठीक, मनी सप्लाई क्या है, हमने देखा है मार्केट में कितना पैसा है अभी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा तो क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, सब कुछ देख लिया है। बट अब देखो, इसको नापने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि M1, M2, M3, M4। लेट्स सी, देखो मनी सप्लाई की डेफिनेशन देख लो। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब देखो M1 से M4 तक 4 तरह की दे रखी हैं। पहला है M1, इसको एक और चीज़ कहा जाता है नैरो मनी। नैरो मतलब कम, छोटा, संकरा। ठीक है, नैरो मनी है। ये क्या बोलता है कि केवल उतनी करेंसी लो जो कि लोगों के हाथ में तुरंत हो सकती है। जैसे कि मेरे और आपके घर में मान लो मिला के 10-10 हज़ार रुपये हैं, तो बस इन्हें गिनो, और हमारे सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं इन्हें गिनो। ठीक, तो इसको कह देंगे M1। समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक होता है M2। M2 क्या है कि M1 वाली चीज़ें हैं ही, मेरे और आपके हाथ का पैसा प्लस हमारे सेविंग्स अकाउंट का, प्लस आपको पता होगा एक पोस्ट ऑफिस में भी लोगों के सेविंग्स अकाउंट होते हैं, उनको अगर जोड़ दिया तो क्या बन गया, M2। ठीक है, फिर एक होता है M3, ब्रॉड मनी, कि अब हाथ का पैसा नहीं और पैसा भी देखो, तो M1 को तो ऐड करा ही, और टाइम डिपॉजिट की FD वगैरह में लोगों के जितने पैसे पड़े हैं ना, वो भी मार्केट में ही है, तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हम कह देंगे M3 इतना है। और अगर M4 देखना है कि भाई M3 तो जोड़ो ही, सारे FD वगैरह और पोस्ट ऑफिस में जो भी डिपॉजिट है उन सबको भी जोड़ दो, तो ये बन जाएगा M4। ठीक है, याद रखना क्या है, नैरो मनी किसको कहते हैं, M1 को, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, M3 को। एक और याद रखने वाली बात कि M3 में M2 प्लस टाइम डिपॉजिट नहीं है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट है। ठीक, बस इतना याद रखना है। समझ में आती है बात? और एक चीज़ ये बताओ, लिक्विडिटी अगर हम देखें तो ये M1 से M4 में बढ़ रही है या कम हो रही है, बताओ? कम हो रही है। M1 सबसे लिक्विड है। लिक्विड मतलब कि बिल्कुल हाथ में है अभी मेरे, करेंसी पब्लिक की और सेविंग्स अकाउंट में। पोस्ट ऑफिस जैसे आएगा तो इससे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, FD तोड़वाना और मुश्किल होता है, और पोस्ट ऑफिस की FD तोड़वाना और मुश्किल होता है। तो लिक्विडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम M1 टू M4। M3 is the most commonly used measure, right? And numbering M1 to M4 reflects a decreasing order of liquidity, right? अब देखिए दोस्तों, फिएट मनी का एक कॉन्सेप्ट आता है। आप सबने जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है आइडिया होगा उन्हें। फिएट मनी क्या होता है? देखो यार, ये जो हमारा नोट है ना, जो भी 1 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का,
है क्या ये? कागज़ का टुकड़ा। इसको बनाने में कितना रुपया लगा होगा? मान लो 500 के नोट को बनाने में सरकार को लगे होंगे 50 पैसे, बहुत बहुत 1 रुपये लग गया होगा, पर उसकी वैल्यू है 500 रुपये। आप कोई आदमी आपको 500 का नोट दे रहा हो, अगर कहे आप मुझे 400 रुपये दे दो और आप 500 का नोट ले लो, आप तुरंत लोगे। क्यों? कागज़ के टुकड़े के लिए? नहीं, आपको पता है कि यार ये 500 रुपये जिस समय मेरे हाथ में इसका नोट आ गया ना, अब मैं अगर बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे 500 रुपये का चीज़ देगा, या मैं किसी भी चीज़ के किसी भी बिज़नेस के पास जाऊंगा वो मुझे 500 रुपये का प्रोडक्ट देगा। तो उसकी एक वैल्यू है, पर ये वैल्यू उस कागज़ के टुकड़े को मिली कैसे? क्योंकि इट इज़ डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट्स गारंटी। ठीक, किसी भी करेंसी पे जब गवर्नमेंट गारंटी देती है तो उसको कहा जाता है फिएट मनी। सिंपल बात है, समझ आती है। जैसे पहले आपको याद होगा गोल्ड कॉइन कई राजा महाराजा चलाते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर के कॉइन, तो इनकी तो अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी भाई, कि अगर उन्होंने 10 रुपये का गोल्ड कॉइन चलाया है तो गोल्ड ही 10 रुपये का है, उसमें सिल्वर ही उसमें 10 रुपये का होगा। पर अब तो गोल्ड सिल्वर नहीं, अब तो बहुत ही ऐसा हल्का सा कॉइन है, उसे बना लो तुम 1 रुपये में, तब भी उसकी वैल्यू कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी, फिएट मनी। समझ में आती है? और ये जितनी भी मनी होती है इसको कहा जाता है मॉनेटरी बेस, या फिर M0, जो अभी हम पूरा M1 M2 करके आए हैं। तो टोटल जितनी भी फिएट मनी है सिस्टम में उसको कहा जाएगा M0, राइट। तो फिएट मनी क्या है? करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट गारंटीड प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मटेरियल दैट आर मेड ऑफ। ये नहीं कि गोल्ड से बने इसलिए ज़्यादा वैल्यू है, नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया 10 रुपये तो उसकी 10 रुपये है वैल्यू। एक और शब्द होता है लीगल टेंडर। देखो लीगल टेंडर क्या होता है? ऐसी करेंसी जिसको अगर तुम किसी को दोगे जाके, मान लो तुमने एक साड़ी ली और दुकानदार को बोला कि ये लो 100 रुपये, मतलब 100 रुपये के नोट में पेमेंट किया, तो लीगल टेंडर को वो मना नहीं कर सकता कि मैं 100 रुपये के नोट नहीं लूँगा, आप तो मुझे 500 में दो। नहीं, क्राइम है ये। समझ में आई? तो इसी को कहा जाता है लीगल टेंडर। पर आप अगर चेक दोगे तो वो मना कर सकता है ना? चेक तो कह सकता है यार चेक मत दो। तो चेक क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है, पर नोट मना नहीं कर सकता, सिक्के मना नहीं कर सकता। आप बोलो 100 रुपये हुए और मैं 10-10 के 10 सिक्के दूंगा, तो वो मना नहीं कर सकता। अगर वो मना कर रहा है तो यू कैन गो टू कोर्ट कि भाई तुम लीगल टेंडर को मना कैसे कर सकते हो। ठीक है। M0 का भी एक फॉर्मूला होता है, करेंसी पब्लिक के पास जितनी है वो, बैंक्स के पास जितनी है वो, और बैंकों ने जितना RBI में डिपॉजिट कर रखा है वो, इस सब को कहा जाता है M0। ठीक। अब एक ख़ास बात, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, कुछ को पता ना हो, ऐसा कौन सा नोट होता है जिस पे RBI गवर्नर के साइन नहीं होते? तो ऐसा होता है 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का जो नोट है ना, वो फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। ठीक, क्योंकि ये बेस यूनिट है करेंसी सिस्टम की। और इसके अलावा जितने भी नोट हैं उन सब में RBI गवर्नर के साइन होते हैं, एंड दे आर बैक्ड बाय एसेट्स लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या मतलब इस बात का, बैक्ड बाय एसेट्स का? मतलब अगर सरकार ना एक 100 रुपये का नोट प्रिंट करती है तो पीछे वो 100 रुपये का गोल्ड पहले अपने पास लेके रख देती है, कि कल को अगर आप उसके पास 100 रुपये लेके पहुंच गए कि हाँ भाई ये लो अपने 100 रुपये का नोट वापस रखो, तो वो आपको 100 रुपये का उसके बदले गोल्ड या फिर कोई सामान देगी। ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सरकार कितना भी नोट प्रिंट करती चली जाए, अंधा करे, नहीं, इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप जितने नोट प्रिंट करेंगे उतने का गोल्ड रखेंगे, ताकि अगर जिन लोगों को आप नोट दे रहे हैं वो वापस आए आप पे डिपॉजिट करने, तो आप उसके बदले उनको वो चीज़ दे पाएँ। ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि 1 रुपये के नोट पे होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। ठीक। अब हमने देख लिया कि मनी है सिस्टम में, घूम रही है, M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है। पर अब ये बताओ कि मनी सिस्टम में रखना से और मनी बनती है कैसे? ये बात आपको समझनी है कि ये मनी का पूरा सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। अब देखो सारी बात है, इसी में आती है एक टर्म जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या होता है ये? देखो इसमें क्या, बैंक्स क्रिएट न्यू मनी बाय लेंडिंग आउट अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव। ठीक। अब तो देखो, मान लो तुम्हारे पास है 100 रुपये, ठीक, तुम्हारी जेब में पड़े हैं 100 रुपये, और तुम्हें लग रहा है कि यार अगर 100 रुपये मेरी जेब में रहे तो मैं इस सब के मोमो खा लूँगा। तो तुम गए तुरंत अपने बैंक के पास, तुमने कहा 50 रुपये ना मैं डिपॉजिट कर दे रहा हूँ।
तो बढ़िया, तुमने 50 रुपये बैंक को दे दिए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक तुम्हें इसके बदले थोड़ा सा इंटरेस्ट तो देगा ही कि लो यार 2% ले लो इंटरेस्ट तुम, ठीक। और आगे ये ढूंढेगा कि हाँ भाई किसी को पैसे तो नहीं चाहिए, 50 रुपये आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे कई सारे बिजनेस बैठे होंगे। मान लो यहाँ पे बैठे हुए मिस्टर अडानी, कह रहे हैं यार मुझे ना थोड़ा सा लोन चाहिए था। तो बैंक के पास लोन देने का पैसा आ चुका है, तो कहेगा हाँ तुम एक काम करो, 7% ब्याज देना पड़ेगा और ले लो लोन। तो अडानी ने कहा कि ठीक है मैं 7% दूंगा, लाओ मुझे इसमें से 40 रुपये दे दो। तो 40 रुपये यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अडानी ने इन 40 रुपये से क्या किया, अपना एक तो लेबर थे उनको सैलरी दे दी। मान लो उसके लेबर का नाम था लखन, लखन के अकाउंट में आ गए 40 रुपये। ठीक बात है, ठीक बात है। तो पूरा सिस्टम में शुरू में कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। आज आप देखो सिस्टम में कितने रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं। आपसे मैं पूछूं यार कितने रुपए हैं, तो तुम कहोगे यार 50 जेब में पड़े और 50 मेरे अकाउंट में पड़े, तो मेरे पे तो अभी भी 100 रुपये हैं। ठीक बात है, तुम पे 100 रुपये हैं, तुम बैंक पे जाओगे, बैंक तुम्हें देगा वापस, तुम पे 100 रुपये हैं। और जब मैं लखन से पूछूंगा भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, वो कहेगा यार मेरे पास भी 40 रुपये हैं, अडानी साहब ने बढ़िया पैसे दिए इस बार। ठीक, तो टोटल पैसे कितने हो गए? 140। शुरू कितने से हुआ था? 100 रुपये से। अब कितना रुपया है? 140। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ उसको कहते हैं मनी क्रिएशन। समझ में आई बात? और मनी क्रिएशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी कि लोगों का सेविंग्स करना। अगर तुम अपना पैसा बैंक में डालते ही नहीं तो वो मनी क्रिएशन कैसे होता? नहीं होता ना। तो तुमने सेविंग्स करी, तुमने सेविंग्स बैंक में डाली, बैंक ने ये किसी को लोन में दी और उस आदमी ने उससे कोई ना कोई वैल्यू बनाई या किसी को सैलरी दी या कुछ इन्वेस्ट किया वगैरह। तो सेविंग्स में जितना पैसा आएगा उतना ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा। समझ में आती है बात? इसीलिए आप देखोगे कि जितनी भी सरकारें हैं दे ऑलवेज ट्राई कि कैश ना रहे लोगों के पास बहुत ज़्यादा। अरे मेरा एक तो पेन खो जाता है, क्या हो गया? हाँ, कैश नहीं, कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है कि यूपीआई करो ना यार, तुम आईएमपीएस करो, नेफ्ट करो, तो कैश में मत खरीदो कुछ भी। और इसके बदले में सरकार क्या करेगी, तुम्हें 2 रुपये का ना वो दे देगी कैशबैक। तुम्हें लगेगा वाओ 2 रुपये का मिला कैशबैक, मैं जीत गया। पर नहीं, वो ये इसलिए करती है ताकि तुम ज़्यादा कैश ना रखो, तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ताकि इन लोगों को पहले तो नोटों का वो ना हो। सब कुछ अगर कैशलेस होगा तो ये टैक्स भी बेटर लगा पाएंगे और उसके बाद मनी क्रिएशन भी बहुत बेटर हो पाएगा। समझ में आती है बात? कोई डाउट नहीं। मान लो सबने अपना पैसा कैश में रख लिया, तो बैंकों के पास तो ज़ीरो हो गया ना। बैंकों के पास ज़ीरो हो गया, कोई लोन नहीं देगा, लोन नहीं होगा, लोग बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो लोगों पे सैलरीज नहीं जाएंगी, सैलरीज नहीं जाएंगी तो लोग वापस से बैंक में डालेंगे क्या, और पूरा का पूरा लूप ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलें, इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे सिस्टम को? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, राइट। देख लो, पढ़ लेते हैं। बैंक्स क्रिएट न्यू मनी बाय लेंडिंग आउट अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दे रिसीव। फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ही हैं भाई। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पर अगर 50 रुपये थे ना बैंक के पास, तो उसने 40 ही दिए थे अडानी जी को, 10 रुपये नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्यों नहीं दिए थे? अब आएगा कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट, CRR एंड SLR। आओ अभी देखते हैं, पहले इसको निपटा दिया। ये तो वही है, यही समझाएगा। ठीक है, ये P1 एक पर्सन था, पर्सन ने कैश अपना रखा, कुछ डिपॉजिट करा बैंक में, बैंक ने लोन दिया पर्सन 2 को। ठीक, फिर पर्सन 2 गया, उसने डिपॉजिट करा, उसको आगे लोन दिया। तो ऐसे ऐसे लोग डिपॉजिट करते जाते हैं। लखन ने भी पैसा डिपॉजिट करा अपना 40 रुपये, उसमें से 30 फिर आगे दे दिया, वो 30 रुपये फिर किसी को मिले। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। इसकी नीड नहीं है। समझ में आ गई बात? अब हमें समझनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, CRR और SLR। पहले यही समझेंगे। देखो, क्यों RBI ने 50 में से 40 ही आगे दिए? क्योंकि RBI ना कुछ कंट्रोल रखता है बैंक पर कि मान लो भाई साहब आपने सारे दे दिए, ठीक है, और कल को आप वापस, आपका वो जो 100 रुपये वाला आदमी था वो आ गया कि यार मेरे पैसे ज़रा वापस करना, तो आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं, राइट।
तो इसलिए बैंक कहता है कि थोड़ा पैसा, आरबीआई कहता है बैंक को कि थोड़ा पैसा अपने पास रखो, राइट। उसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है कैश, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मतलब जो टोटल उसके पास चीज़ें हैं उनका एक परसेंटेज दैट मस्ट बी केप्ट एज कैश विद द आरबीआई। ये याद रखना कि आरबीआई पे रखवाना होता है आपको कैश की फॉर्म में। आप पे जितना भी पैसा आ रहा है आप उसका मान लो 3% आरबीआई पे रखवाएंगे कैश, कि अगर कभी नीड पड़ गई तो आरबीआई आपको दे पाए, और इस पे आप आरबीआई आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आई बात। ऐसे ही एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ एनटीडीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन विद देमसेल्व्स, ये इन्हें अपने पास रखनी होती हैं, इन सेफ असेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड या कैश। अपने पास रखो, कैश रखना हो कैश रख लो, गोल्ड में कन्वर्ट करके रखना है तो रखो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 40%। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स में कि सीआरआर इस समय कितने परसेंट चल रहा है और एसएलआर इस समय कितने परसेंट चल रहा है। सवाल बिल्कुल आ सकता है परसेंटेज पे, ठीक। तो पूरा पैसा क्यों नहीं बैंक आगे देता, क्योंकि उसे थोड़ा सा सीआरआर में डालना होता है और थोड़ा एसएलआर में अपने पास रखना होता है। सीआरआर आरबीआई के पास रहता है, एसएलआर खुद के पास रहता है। परसेंटेज दोनों की क्या है ये आप बताएंगे, ठीक। पर्पस क्या है, इट्स एंश्योर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ डिपॉजिट्स एंड कंट्रोल्स बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। समझ में आ गई बात। एक वर्ड और आता है, कई बार इससे सवाल पूछा गया, आई थिंक 2021 में या 2 में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़, ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार है, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब आर्मी वाला ऑपरेशन नहीं, मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं। कौन सा ऑपरेशन, आरबीआई आ रहा है और आरबीआई क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यार एक बात देखो ज़रा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है क्या, ज़्यादा पैसा है क्या मार्केट में। ज़्यादा पैसा है तो एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो और उसके बदले लोग पैसा देंगे तो वो ले लो, तो मार्केट से पैसा निकाल लो, राइट। इट इज़ द आउटराइट परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट, ठीक। क्या बोला हमने कि अगर हम सिक्योरिटीज़ खरीद लें, मान लो मार्केट में गए, हमने कहा लाओ हमें थोड़ी सिक्योरिटीज़ दे दो, उसके बदले हमने मार्केट में पैसा डाल दिया अगर मार्केट में कमी हो रही थी। दूसरा है हमने सिक्योरिटीज़ बेची और मार्केट से पैसा ले लिया, तो उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी या मनी सप्लाई ज़्यादा थी वो कम हो गई। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये पूरा हम इन्फ्लेशन में भी पढ़ चुके हैं। इट्स जस्ट दैट इसका एक शब्द आपको याद रखना है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है जब आरबीआई डायरेक्टली ये काम करता है। और वैसे क्या होता था, हम देखते थे रेपो रेट बढ़ा देता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोन सस्ते हो गए, ठीक। और एक तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सीधे आता है और मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देता है, राइट। ऐसे ही एक और टर्म होता है स्टेरलाइजेशन या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। सेम है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें भी क्या करता है, इसमें भी ये यही करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो काउंटरैक्ट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड करेंसी अप्रिसिएशन फ्रॉम लार्ज फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज। मान लो बाहर की बहुत सारे ही पैसा देश में आने लगा, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं बाहर से कि भाई इंडिया में पैसा बन रहा है, मोदी जी आ गए हैं, तो अब सब लोग इंडिया आ गए, सब ने अपना पैसा डाला, इंडस्ट्री लगाई। हुआ क्या, मार्केट में पैसा बहुत बढ़ गया। पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा हमें पता है, इन्फ्लेशन आएगा, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन का डर। तो अब मार्केट, सरकार क्या करेगी, सरकार मार्केट से थोड़ा पैसा निकालेगी, और पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ेंगी, राइट। सो इसी को कहा जाता है स्टेरलाइजेशन। द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई टू ऑफसेट द फॉरेन इनफ्लो, राइट। बाहर से तो पैसा आ रहा है, हम देश में जो पैसा उस देश से जो पैसा आ रहा है उसको कम कर देंगे, ठीक है। कैसे करा जाता है, इशूज़ न्यू ट्रेजरी बिल्स एंड सिक्योरिटीज़, और फिर इनको मार्केट में बेच दिया जाता है। इस स्कीम को कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 2004 में आई थी। कौन था इस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह, जिनको फाइनेंस की बहुत समझ थी, वो ये लेकर आए थे, ठीक है।
तो इन शब्दों से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेरलाइजेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करना है। ओपन मार्केट में क्या है, इसमें तो भाई साहब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो भी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भी, दोनों चीज़ों में करा जा सकता है। ठीक है, अब ऊपर हम 2-3 चीज़ें छोड़ आए थे वो करते हैं। देखो समझ में आ गया, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग। कोई डाउट हो पूछ लेना, तब तक आओ ये एक चीज़ और समझी जाए। वैसे आप ये पढ़ चुके हैं बट स्टिल लेट्स गो इनटू इट। देखो आरबीआई जो है ना, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई का टारगेट हमने लास्ट टाइम देखा था कि इन्फ्लेशन को 4% ±2% हमें इन्फ्लेशन रखना है। बिल्कुल ठीक बात है, याद है ये आरबीआई का मेन काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इसके लिए ये क्या करता है, इसने बनाई है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कब बनी है, 2015 में। कोई डाउट नहीं, समझ में आती है बात। ठीक, 2015 में India's monetary policy has been guided by a formal framework with the primary objective of maintaining price stability, executed by the Monetary Policy Committee. ठीक, अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुआ गया, दोनों साइड से लड़ाई थी कि कौन करेगा। आरबीआई कह रहा है हमें करने दो, हमारा काम है ये, पर मोदी जी भी हैं और मोदी जी ने कहा कि हम करेंगे, हम सरकार है, हम बताएंगे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है कम। लड़ाई हुई, फिर ये डिसाइड हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 लोग गवर्नमेंट के रहेंगे, 3 लोग आरबीआई के रहेंगे। ठीक है, बराबर बराबर कर लेते हैं। ये 6 लोग मिलके अपना डिसाइड करेंगे कि अब हमको इंटरेस्ट रेट कम करने हैं, बढ़ाने हैं, इन्फ्लेशन को कैसे रोकना है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, हमें याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट। ठीक, कंप्राइजेज 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसे चाहे अपॉइंट कर दे, आपको चाहे आपको कर दे। इसका एक आदमी इसमें होता है आरबीआई का गवर्नर, मैंडेटरीली होता है। अच्छा मान लो कि ये तीनों कह रहे हैं कि भाई रेपो रेट बढ़ाओ, ये तीनों कह रहे हैं कि कम कर दो, अब क्या होगा, बॉल आउट, सुपर ओवर? नहीं, ऐसे टाइम पे आरबीआई गवर्नर के पास होता है कास्टिंग वोट। वो कि उससे पूछा जाएगा यार टाई हो गया, अब जो तू कहेगा वो कर लेंगे क्योंकि तुम भाई गवर्नर हो, तुम्हारी चलेगी। ठीक, तो इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। तो आरबीआई गवर्नर हैज़ अ कास्टिंग वोट, राइट। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो कह दिया ना भाई साहब कि रेट बढ़ना है तो बढ़ना है, फिर इट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। ये नहीं फिर आरबीआई कहीं बैठा होगी, मान लो 3 ये थे, इन तीनों ने कहा बढ़ना है, इस एक ने भी कहा बढ़ना है, पर गवर्नर और इन्होंने कहा नहीं बढ़ना है, पर इनकी कोई नहीं सुनी जाएगी। अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाइंडिंग है, सजेशन नहीं दे रही है ये कमेटी। ठीक, 4% हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है और 2 से 6 को कह दिया जाता है टॉलरेंस बैंड। कोई दिक्कत नहीं। कब तक वैलिड है ये टारगेट, 31 मार्च 2026 तक, और ये अभी एक्सपायर हो जाएगा आपके प्रीलिम से पहले। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि इससे सवाल आ सकता है, या नेक्स्ट टारगेट अगर बनता है तो उससे सवाल आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप 100 किताबें पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये क्या था वो क्या था। हम बहुत सिंपल भाषा में आज समझ लेंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम जो सुनते हैं ना, ये रेपो रेट क्या है, आओ देख लेते हैं रेपो रेट क्या है। वेरी वेरी सिंपल। देखो रेपो रेट क्या है ना, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब सिंपल शब्दों में ये समझो कि बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है, कोई भी बैंक है उसे ज़रूरत पड़ेगी आरबीआई से पैसा लेने की, वो जिस इंटरेस्ट रेट पे देगा उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो किसके बदले देता है भाई, अगर आरबीआई तुम्हें पैसा दे रहा है तो बदले में तुमसे कुछ तो रखवाएगा। आप किसी से पैसा लोगे तो बदले में उस पर कोई चीज़ रखवाते हो ना, अपनी कोलैटरल, तो वो क्या रखवा लेता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया रेपो रेट। ठीक, दूसरी चीज़ होती है रिवर्स रेपो रेट। इसका क्या है रिवर्स, अभी क्या हो रहा था, अभी हो रहा था कि बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा था। अब क्या होगा, अब आरबीआई अगर बैंक से पैसा ले, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, तो उसको कह दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट।
आरबीआई क्यों लेगा भाई बैंक से पैसा? क्योंकि उसे दिख रहा है कि बहुत मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो वो कह रहा है एक काम करो, पैसा मेरे पास दो थोड़ा, टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। इसको कह देंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये याद रखना, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है, क्योंकि डिसाइड कौन कर रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई कह रहा है तुम लोगे 6% में, और जब मैं लूँगा तो मैं तो 5% दूंगा, और तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें लाइसेंस भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? वेरी सिंपल, बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगा तो आरबीआई कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? रेपो रेट। और दूसरा, आरबीआई जब बैंक से लेगा तो बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा? वो रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? सिंपल ही चल रहा है अभी तो, सब सिंपल ही है। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होती है? अब देखो यार, मान लो बैंक ने रेपो रेट पे थोड़ा पैसा ले लिया, पर उसे और पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने अपनी सारी रख दी, लेकिन काम नहीं बना, कुछ चाहिए, कोई रीज़न है उसके पास, 100 रीज़न हो सकते हैं बैंक के पास। तो हमने अभी देखा था ना, बैंक थोड़ा पैसा अपनी एसएलआर में रखता है, गोल्ड, कैश एटसेट्रा में। तो इस पैसे के बेस को भी ये जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा यार ये रख लो, पर मुझे ना थोड़ा पैसा दे दो अभी। वो पैसा अब ये रेपो रेट पे नहीं मिलेगा, अब ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 0.25% ज़्यादा होगा। मान लो रेपो रेट 6 चल रहा है, तो ये 6.25 पे मिलेगा। ठीक, और इसको कह दिया जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक, कोई डाउट नहीं? एक और चीज़ देख लो फिर यहाँ पे लास्ट, तीसरा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफ रेट। ये क्या होता है? अब मान लो बैंकों के पास आ गया ज़्यादा पैसा, ठीक, तो बैंक जाएंगे और कहेंगे काम करो, आरबीआई के पास ये पैसा रखवा देते हैं, इतना पैसा हम क्यों रख रहे हैं, इस पैसे से हम कुछ इंटरेस्ट ही कमाएं। तो ठीक है, ये आरबीआई के पास जाते हैं, कहते हैं यार ये रख लो थोड़ा सा हमारा पैसा, और इसके बदले आरबीआई ने इंटरेस्ट देगा। आरबीआई कितना इंटरेस्ट देगा? आरबीआई लेता था रेपो रेट से ज़्यादा, पर जब देने की बात आएगी तब वो उससे 0.25 कम देगा। मान लो रेपो रेट 6% था, तो एसडीएफ का रेट कितना होगा? 5.75%। ठीक, इसलिए बस रेपो रेट अनाउंस करा जाता है सरकार द्वारा, अपने आप ये भी निकल आता है, ये भी निकल आता है, इसमें बस प्लस 0.25, इसमें माइनस 0.25। आपको याद रखना है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। इन सबको एक जगह लिख लो और ये याद हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। एलएएफ कॉरिडोर कहते हैं इसे। ये क्या है? मतलब कि लिक्विडिटी, भाई पैसा कोई लेन देन चल रहा है, इसमें प्राइस का पूरा जो ब्रैकेट है वो कितना है। मान लो रेपो रेट 6% था, तो एमएसएफ कितना हो गया था? 6.25, और एसडीएफ कितना हो गया था? 5.75। तो ये है पूरा का पूरा एक कॉरिडोर, मतलब इनसे इस दोनों बीच के वैल्यूज़ में ही सारे के सारे लोन वगैरह मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। फाइन, क्लियर, ख़त्म ये? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर पूछ सकते हो। और अब हमारे लेक्चर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली चलेंगे विदाउट अ मिस, फुल फोकस से अब इकोनॉमिक्स ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।